अभी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। किस स्तर पर? राज्य स्तर पर। थोड़ा जुड़ना भी है क्लास में, ठीक है ना? मतलब केवल साइलेंट नहीं बैठे रहना, थोड़ा बोलने का भी प्रयास करना है, जुड़ना भी है, ठीक है? राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कौन कौन सी अभी घटनाएं हो रही हैं। आजकल कोई भी पेपर हो, किसी भी, चाहे हम बेसिक लेवल एमपी पुलिस का पेपर देखें, पटवारी लेवल का पेपर देखें, चाहे हम एसएससी बैंकिंग का पेपर देखें, उसमें जो भी, चाहे ज्योग्राफी आए, चाहे हिस्ट्री आए, चाहे पॉलिटी आए, चाहे इकोनॉमिक्स आए, चाहे इन्वायरमेंट आए, चाहे साइंस आए, ये सभी चीजें उसी आधार पर आती हैं जिसमें अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम चल रहा है। ये समझ में आई ना आपको? कि अभी हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन कहाँ के आते हैं? ज्योग्राफी के। जैसे अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में देखा गया, अभी हाल ही में एसएससी लेवल के जो एग्जामिनेशन हुए, तो हमने देखा है कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था। किसका युद्ध चल रहा था? चल रहा था, नहीं चल रहा था? इजराइल और हमास का वॉर चल रहा था। हमास और इजराइल आज से नहीं, लगभग 60-70 सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन रहे हैं, इनेमी रहे हैं। क्यों रहे हैं, किस कारण रहे हैं, ऐसी कौन सी समस्या थी? तो इसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमास जहां पर रहता है उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन। जिस हिस्से के लिए युद्ध चल रहा है उसका नाम है गाजा पट्टी। क्या नाम है? तो गाजा पट्टी का किनारा किस समुद्र से लगता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? गाजा पट्टी का किनारा किस समुद्र से लगता है? तो ये क्यों क्वेश्चन आया? क्वेश्चन तो कहेगा ही ये, क्योंकि समुद्र है, झील है, नदियां हैं, ये किस में पड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहां से निकल के आया? यहां से निकल के आया, करंट से। उस समुद्र का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? तो पेपर में हमको आंसर देना था, लाल सागर था ऑप्शन में, भूमध्य सागर था, 2-3 सागर और थे। आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो चीजें क्लियर हो रही। आज के समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों कि हम क्वेश्चन कहां से पढ़ें, कहां ढूंढें, इतना ज्ञान है। सटीक ज्ञान कैसे मिलेगा? यदि हम अपनी जनरल अवेयरनेस अच्छी रखेंगे। अभी जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारे देश की संसद ने महिलाओं को, किसको बोलते चलना है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास में साथ में जरूर जुड़ना है, ठीक है ना? साथ में जुड़ेंगे तो हमारा आपका अटैचमेंट अच्छा होगा, मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है ना? महिलाओं को, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्य विधानसभा हो, राज्य विधानसभा, उसमें 1/3 आरक्षण देने का प्रस्ताव कर दिया है। कितना आरक्षण देने का? अभी तक क्या और भी बच्चे आ रहे हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सबको लेके चलते हैं। तो देखिए सभी लोग, अभी मेरे क्लास में आपको पढ़ाने का उद्देश्य क्या रहेगा कि हमारा जो तीर है वो अर्जुन द्वारा जब चलाया गया तो मछली की काहे पे लगना चाहिए? आंख। मतलब हम घर में जितनी मेहनत करें उसका कम से कम हमको लाभ मिले। ये नहीं कि हम गधों की भांति मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो खूब की, अंत में रिजल्ट आया बोले 3 नंबर से रह गया, बोले 1 नंबर से रह गया। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी प्रक्रिया हमको खत्म करना है। तो ये प्रक्रिया खत्म कैसे होगी? हम जितना ज्यादा किससे जुड़ेंगे? जनरल अवेयरनेस से जितना ज्यादा जुड़ेंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। किसी से कहते हैं भाई भूगोल पढ़ लो, तो भूगोल कोई छोटा विषय है क्या?
विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, भूगर्भ शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 6 महीने में खत्म नहीं होता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, विश्व इतिहास है, भारतीय इतिहास है, एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, कम से कम 6 महीने में खत्म नहीं होता है। या हम ज्ञाता नहीं बन रहे हैं, ना हमको एमए करना है, ना हमको इसमें पीएचडी करना है, हमको तो पेपर के क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी प्रक्रिया से हम पढ़ेंगे। और ये मेरा आपसे, अगर आप मेरी बातों को बिल्कुल यथावत मानते चलेंगे तो सनी सर आपको मैथ पढ़ा ही रहे हैं, सबसे अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो गणित में आप अच्छा करके जाएंगे, तो मेरे द्वारा पढ़ के आप, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जीएस में बहुत अच्छा करके जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम वापस अपने उसी पे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को अभी हाल ही में लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितना आरक्षण का प्रावधान हो गया। मतलब आप सोचिए, हमारी लोकसभा में 550 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? जहां दिल्ली में संसद है, पहले तो सुन लीजिए, संसद बराबर एक फॉर्मूला याद रख लो, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अच्छा, मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जो जो सब्जेक्ट, जीके का सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? सुनिश्चित रहना। तो संसद बराबर कितना होता है? संसद का अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन होता है? तीसरा कौन होता है? ये तीनों मिलके क्या बनती है? कुछ बच्चे सोचते हैं कि संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलके बनती। जी नहीं, उसमें कौन जुड़ा है? राष्ट्रपति भी। अच्छा, लिखना नहीं है, सब क्लास के बाद मैं लिखने के लिए 5-10 मिनट का समय दूंगा, आप सुनिए केवल, ठीक है ना? मुझे सुनते चलिएगा। महिलाओं को अभी हाल ही में लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितना आरक्षण दिया गया? 1947 के बाद से। कब से? 1947 में हमको आजादी मिली। देश के पहले चुनाव, आम चुनाव 1952 में हुए। कब हुए? 1952 में हुए। तब से अभी तक देश में यदि जनसंख्या देखी जाए तो लगभग 50% देश में पुरुष हैं, वो 50% कौन है? महिलाएं हैं। है कि नहीं है? जब 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं, लेकिन जब देश चलाने की बात आती है, क्या की बात आती है, जब देश चलाने की, तो वहां हम देखते हैं कि 550 सीटों में महिलाएं केवल 78 होती हैं, बाकी सब पुरुष होते हैं। बाकी सब कौन होते हैं? आप मुझे बताइए, क्या 225 सीटें महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए कम से कम? जब आधी आबादी में भागीदारी उनकी है, तो देश चलाने में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होना चाहिए क्या? क्या घर आपके माता पिता हैं तो माताजी भी घर में जिम्मेदारियां निभाती हैं, पिताजी बाहर जिम्मेदारियां निभाते हैं, तब जाके घर चलता है कि नहीं चलता है? तो ऐसे तो देश भी चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। महिलाओं को उनके अधिकार, उनको शक्ति देने का काम हमारी किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को लोकसभा में अब कितना आरक्षण दे दिया है? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 550। गणित तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते ही होंगे। 1/3। अब भैया निकाल दो कितना होता है इसका, कितना होता है? गणित तो पढ़ते हैं ना, क्यों पीछे बैठे वाले? कितना होता है बेटा? 550 का 1/3 करो। तरीका क्या होता है इसका 1/3 करने का? पहले 500 का 1/3 कर लो, तो 500 का 1/3 कितना आया है? 183। अब कम से कम लोकसभा में कितनी महिलाएं होंगी? और ज्यादा जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितनी होंगी? तो जब 183 महिलाएं हमारी लोकसभा में बैठेंगी, तो महिला शिक्षा के लिए पूरे देश भर में आवाज उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी? आज हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जगह जगह रेप की घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनके लिए कठिन कानूनों की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? महिलाओं को उद्योगपति बनाने के लिए आगे आएंगी कि नहीं आएंगी?
महिलाओं की आवाज हमारी संसद में बुलंद होगी कि नहीं होगी? कब होगी? जब उनको ये 1/3 आरक्षण की व्यवस्था क्या कर दी गई? सुनिश्चित कर दी गई। हमारी विधानसभा देख लिया, मध्य प्रदेश विधानसभा भी हाल ही में चुनाव हुए, कितनी सीटें हैं वहां पर? और महिलाएं देखो तो 30 भी नहीं है। महिलाएं देखे तो कितनी नहीं है, पुरुष ही पुरुष बैठे हैं 200। अब तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, 115 कम से कम क्या होना चाहिए, और 115 क्या होना चाहिए, ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। लेकिन अब कम से कम कितनी होंगी? 1/3। तो 230 में से 1/3 सीटें होंगी, उन पर केवल चुनाव ही कौन लड़ पाएगा? कौन चुनाव लड़ पाएगा? महिलाएं। पुरुष उन सीटों पर चुनाव, जैसे हमारे बगल में टीकमगढ़ सीट है। कौन सी सीट है? टीकमगढ़ सीट हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं। टीकमगढ़ सीट हम पहले काफी लंबे समय से देख रहे हैं। किसके लिए आरक्षित है? थोड़ा सा पूछ लें आप लोगों से तो दिक्कत तो नहीं होगी? थोड़ा थोड़ा पूछते चलें। क्यों भाई, आप बैठे हो पीछे? हाँ बेटा, आप या क्या नाम है आपका? देवेंद्र अग्रवाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? 29 सीट है। कितनी सीट है? मैं बता रहा हूं कितनी सीट है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? अभी चुनाव होने हैं लोकसभा के, नहीं होने अप्रैल में, अप्रैल मई में। उसमें से 10 सीटें आरक्षित हैं। जैसे आप कहेंगे क्या अभी तक आरक्षण नहीं था? आरक्षण था, लेकिन आरक्षण केवल किसको था और किसको था? किसको नहीं था? ये क्लियर हो गई? अब आरक्षण किसको है? एससी को था, एसटी को था, अब किसको और मिल गया? तीनों को समाज में बराबर बराबर आरक्षण मिला। एससी को भी मिलना चाहिए, एसटी को भी मिलना चाहिए, और किसको मिलना चाहिए? हाँ, महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 29 में से 10। 10 में से 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, 4 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? 6 सीटें किसके लिए और 4 सीटें किसके लिए? एससी के लिए आरक्षित। उन्हीं में से हमारी टीकमगढ़ लोकसभा की जो सीट है वो किसके लिए आरक्षित है? इसलिए वहां से हमेशा कौन बनते हैं? वीरेंद्र। अगर जैसे कोई ओबीसी का व्यक्ति चाहे, कोई जनरल का व्यक्ति चाहे, तो टीकमगढ़ लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि वो किसके लिए आरक्षित है। आपको सब ट्रिकें याद करा दूंगा मैं। यूटीएसबी उत्सव एक ट्रिक है, उससे आपको मध्य प्रदेश के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक काम और होगा कि 29 में से 1/3 सीटें में कौन लड़ेगा केवल चुनाव? इसको 30 मान लो तो कम से कम लगभग कितनी सीटों पर महिला चुनाव लड़ेंगी? अब 10 सीटों पर केवल चुनाव महिला लड़ेंगी। और जब महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी तो राष्ट्र में महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको? अब ये अभी करंट का विषय है, काय का विषय है, हाल ही में, मुश्किल से 2-3 महीने पुराना विषय है। अब इससे जुड़े क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं, कुल विधानसभा लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, 550 में कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है, किसकी एसटी के लिए आरक्षित है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? इसको मैं आपको बढ़िया डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप उसको समझेंगे। और क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए? अभी कुछ दिनों पहले नौगांव में, आप सभी लोग नौगांव के हैं या आसपास के हैं? नौगांव के हैं ना? नौगांव में अभी कुछ दिनों पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे। उसको बोलते हैं बेटा नगरीय निकाय। क्या बोलते हैं? नगरीय निकाय। उसको क्या बोलते हैं? नगरीय निकाय। हमारे गांव है आसपास, मऊसानिया है, अगल बगल धमौरा ले लो, गौरगांव ले लो, ये भी है कि नहीं है छोटे छोटे गांव। अब सोना है यार तुमको, यार तुम जमुहाई लोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? जीवन में कुछ करने आए हो कि नहीं आए हो? अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो क्या है लक्ष्य तुम्हारे जीवन का? क्या है लक्ष्य? है पढ़ना? पढ़ना नहीं है। हमारे क्रियाकर्म ऐसे हों जिससे हमारे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आए, समझ रहे ना, और उनकी उम्र वृद्धि हो, चिंता वृद्धि ना हो। कौन सी वृद्धि ना हो? इसलिए जमुहाई ना लेना है यहां बैठ के, ठीक है? मैं इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं। मैं तभी पढ़ाऊंगा
जब यहाँ पर बैठे वाले लोग मैं पहचान लूंगा कि योग्य हैं पढ़ने लायक, ठीक है ना। अगर मुझे कहीं भी लगा कि योग्यता में थोड़ा बहुत कमी है और आप उस चीज को लेने लायक नहीं है, तो मेरा ज्ञान ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं जो उस ज्ञान के लिए पात्र ना हो, क्या ना हो, इस चीज को समझना, ठीक है। तो जमवाई नहीं लेना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना है, समझना है, डाउट हो तो मुझसे पूछना है, मैं आपके लिए समर्पित हूं। क्लियर? बाकी मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुराना है, कोई टेंशन, ठीक है। हाँ, कहां पर थे अपन? नौगांव और नगरीय निकाय। तो इसको बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका। एक होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? जैसे कुछ यूपी वाले भाई बहन होंगे तो उनके यहाँ बोलते हैं प्रधान, क्या बोलते हैं, और एमपी वाले में क्या बोलते हैं? सरपंच। और पंच के भी चुनाव होते हैं कि नहीं होते? सरपंच, पंच। आपने जिला पंचायत सुना होगा, कौन सा पंचायत सुना होगा? जनपद पंचायत सुना होगा, नौगांव हमारा जनपद पंचायत। ऐसे ही नगरीय निकाय होता है, ये भी 3 स्तर के होते हैं। एक होता है नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। हरपालपुर हो गई नगर परिषद, नौगांव हो गई नगर पालिका, जबलपुर हो गई नगर निगम, ठीक है ना। क्या अभी घोषणा हुई है, बन जाएगा तब देखेंगे अपन। घोषणा तो ठीक है, शिवराज सिंह बहुत सी चीजों की घोषणा कर गए, ठीक है। घोषणा और बनने में फर्क, ठीक। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इन नगरीय निकायों में पहले जब चुनाव होते थे तो इनको संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं था, अहम उल्लेख नहीं था। लेकिन 92 में संविधान संशोधन और 93 में संविधान संशोधन और 94 में संविधान संशोधन। 92 हटा दो, इसका विषय अलग था। 93 94 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 93वां संविधान संशोधन और 94वां संविधान संशोधन, ये इन विषयों पर थे। मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि ऐसा किया जाए कि इनको और ताकत दी जाए। किन निकायों को? नगरीय निकायों। लेकिन इसके पहले इनको ताकत देने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, इसका नाम था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? और एक कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो संविधान संशोधन को नहीं जानते? इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप? जैसे मान के चलो संविधान 1950 में बना था। अब जो 1950 में संविधान बना था वो जरूरी है कि आज के लिए भी उतना ही अच्छा होगा? अच्छा है, लेकिन जो कमियां हैं उसको हम थोड़ा सा पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम स्वराज को, कौन से स्वराज को, या ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसका उल्लेख हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने नगरीय निकाय को, किस निकाय को, संवैधानिक दर्जा दिया, और इसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? अभी आप नौगांव में कभी नगर पालिका जाना, उनसे पूछना नौगांव में कितने वार्ड है? कितने वार्ड है नौगांव? 20 वार्ड। 20 में से 10 वार्ड की पार्षद महिलाएं हैं और 10 वार्ड के पार्षद कौन हैं? पुरुष हैं। है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में कितने % आरक्षण है? अगर आप 50 गांव देख लेंगे तो 50 गांव में से 25 गांव में महिला सरपंच मिलेगी और 25 गांव में कौन मिलेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में कितना आरक्षण है? शिवराज सिंह ने 2007 में कहा था। कब कहा था? 2007 में, कि जब गांव में महिला पुरुष बराबर हैं तो विकास की भागीदारी भी महिलाओं को भी मिलेगी। और किसको मिलेगी? दोनों को विकास की भागीदारी में योगदान देना है, और दोनों के योगदान के माध्यम से ही ग्रामीण और नगर क्षेत्र का विकास हो सकता है। इसलिए 2007 से मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण दे दिया? ये पेपर का क्वेश्चन बनेगा। क्या का क्वेश्चन बनेगा? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में हमने आरक्षण दे दिया, राज्य विधानसभा में, इसलिए हमको ये प्रश्न भी पेपर में आने की पूरी क्या है? संभावना है। कोई पूछेगा संवैधानिक माध्यम से कितना दिया था, तो संवैधानिक माध्यम से दिया था 1/3। कितना दिया था? लेकिन शिवराज सिंह ने उस 1/3 को बढ़ाकर कितना दे दिया? ये क्लियर हो गई आप सबको? ऐसे हमको चीजों को इंटरलेट करना है, इन चीजों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है।
वो लिखना कम से कम है। पेपर में कॉपी जाती है क्या? पेपर में क्या जाता है? सुनिए और दिमाग में रखने का प्रयास करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे शरीर इतना मजबूत रहे कि सारी चीजें क्लास में सुनो और 2 मिनट में दिमाग में याद हो जाए, वो लंबे समय तक रखी रहे। ठीक है, इसलिए लिखने से ज्यादा याद करने की कोशिश, मैं सब लिखा दूंगा, निश्चिंत रहिए। चलिए अब देखते हैं अपन कुछ चर्चाएं अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम की। अब हम पढ़ना चालू करते हैं। इसको करंट अफेयर भी कहते हैं, इसको जर्नल अवेयरनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट अफेयर या जर्नल अवेयरनेस। किसी भी पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट और 10 क्वेश्चन इनडायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। 10 डायरेक्ट तो 10। अब मैं बताता हूं डायरेक्ट कैसे आते हैं और इनडायरेक्ट कैसे आते हैं। आज मैं एक आपके सामने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेता हूं, अभी हाल ही में 2024 का। ईश्वर की कृपा अभी तक ऐसी रही कि जब जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है बच्चों को, आज तक कभी किसी भी पेपर में 90% से कम करंट अफेयर नहीं आया लिखा है आज तक। ये मेरी कोई महानता नहीं है, सब प्रकृति की है। किसकी है? ना अपने पास कोई ज्ञान है, ये तो सब प्राकृतिक ज्ञान है। हाँ, शायद मैं आइसक्रीम बनाना सीख लेता तो वो मेरा सैद्धांतिक ज्ञान हो जाता है। ये जो बोलने का तरीका होता है ना, जैसे कहूँ मैं टीचर हूँ तो मैंने कहीं सीखा नहीं है भाई। ये सब कैसा है? किसी ना किसी के पास अलग अलग कला होती है। आप में से भी किसी के पास कुछ अच्छी कला होगी, हो सकता है कुछ सिलाई बहुत अच्छा कर लेते हो, कुछ खाना बहुत अच्छा बनाते हो। अब कह दूं मैं कि मैं दाल बना रहा हूं और एक दूसरा व्यक्ति दाल बना रहा है, तो मेरे हाथ की उसकी हाथ की दाल में स्वाद का अंतर होगा कि नहीं होगा? क्यों अंतर होगा? क्योंकि प्राकृतिक कला होती है, कुछ हाथ ही में स्वाद होता है। वही टिकिया अपन बाजार में पीते हैं तो उसके पसीने भरे हाथों से स्वाद ज्यादा अच्छा आता है, वो घर में पीते हैं तो आनंद नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अलग अलग स्वाद का कहानी सब प्रकृति का है, अपना कुछ नहीं है भाई। ईश्वर ने दिया है, आपको दे रहे हैं, बस यही काम। देखिए अभी हाल ही में 2024 में यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने गुजरात में एक नृत्य होता है, उसका नाम है गरबा। क्या नाम है उस नृत्य का? सुना है सभी ने? हमारे नौगांव में भी होने लगा है। यूनेस्को ने गुजरात में कौन सा नृत्य होता है? अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों ने गरबा तो सीख लिया तुरंत। दुर्गा माता का कार्यक्रम होता है तो तत्काल लड़कियां गरबा डांस करने से पहुंच जाती हैं। लेकिन उनसे कहेंगे गुजरात के लोग उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े उद्योग बनाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पैसा छापते, ये ना सीखेंगे। क्या सीख लिया उनने? उनसे कहते हैं भैया उद्योगपति बन जाओ, 2-4 बिजनेसमैन कर लो, अच्छा पैसा कमाओ, ये ना सीखेंगे। गुजराती आदमी कितना पैसा नहीं कमाता है, ये ना सीखा हमने। हमने क्या सीखा? और भी खाखड़ा पापड़ा ये सब सीख लिया होगा, गुजरात में बनता है ढोकला। तो यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को सांस्कृतिक समझ ले, ठीक है, सांस्कृतिक अमूर्त कैसा धरोहर घोषित किया। ये हमारा करंट अफेयर। क्वेश्चन में आ गया अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस नृत्य को अपनी अमूर्त धरोहर घोषित किया है? ऑप्शन में आ गया, एक तरफ लिखा है गरबा, एक तरफ लिखा है कालबेलिया, एक तरफ लिखा है बिहू और एक तरफ लिखा है भांगड़ा। तो हम क्या आंसर लगाएंगे? गरबा हम आंसर लगा देंगे, ये आपने सीख लिया। लेकिन यहीं से जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन आ जाए। देखिएगा, अच्छा कितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं जो जानते हैं यूनेस्को क्या है? कितने बच्चे यहां पर जानते हैं कि यूनेस्को क्या है? मैं फिर बताता हूं क्या है। आप जानते हैं बेटा? बगल में आपने इसका नाम सुना कभी? पीछे आपने सुना है? सुना है, बहुत अच्छी बात। क्या है यूनेस्को? ये नहीं पता है? सुना है? बस खुशी की बात है, आपने सुना है। हाँ, इन भैया ने सुना है। क्या है ये? तो नहीं आपने पीछे। आज के बाद, आज इस क्लास के बाद इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि पेपर में आएगा
तो आज से अगर 70 साल बाद भी पेपर दोगे तो पेपर में बनेगा। ये कोई फर्जी वो नहीं है कि आप देख लीजिएगा, अभी 5-10 मिनट के अंदर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। किसकी चर्चा हो रही है? यूनेस्को। पहले देखिए फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, एजुकेशनल के बाद एस से क्या है? साइंटिफिक, सी से कल्चरल, थोड़ा पकड़ा जल्दी नहीं पा रहा वो तो समझते रहना, ठीक है ना। एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। So first, that is the full form of the United Nations Educational Science and Cultural Organization. क्लियर है? ये तो इसका फॉर्मूला हो गया यूएन का। दुनिया में एक संस्था है यूएन, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं बेटा? सभी लोग बोलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? पीछे और पीछे किसी को पता है? सुनिए, अब नहीं भूलना कभी। गांधी जयंती सब कोई जानता है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर जानते हो? 2 दूनी कितना होता है? 4 अक्टूबर 1945। कब स्थापना हुई थी? याद हो गया कि नहीं हो गया? गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ? 2 दूनी कौन सा अक्टूबर? 1924 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई? क्यों हुई? उद्देश्य था विश्व शांति। क्या था उद्देश्य? क्योंकि विश्व में पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था। कौन सा युद्ध? दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। इसलिए सभी देश शांति से जीवन व्यतीत करें, अपने अपने यहाँ के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास में काम करें और विश्व स्तर पर एक दूसरे देश उसका सहयोग करें। उसके लिए किसका निर्माण हुआ? तो यूएन का नाम क्या है? स्थापना कब हुई थी? इसी यूएन का एक भाग है क्या? समझ में आ गया? इसी यूएन का एक भाग क्या है? ठीक है ना। देखिए अब ये 24 अक्टूबर तो याद हो गया ना, लिखने की फिलहाल तो आवश्यकता है नहीं। इसमें आ रहा है पहले तो एजुकेशनल, मतलब शैक्षिक संस्थान। इनकी बात हो गई जो शिक्षा से जुड़े हुए थे। ये क्या? विज्ञान से जुड़े हुए थे। वो कल्चर मतलब क्या जुड़े हुए थे? संस्कृत। विश्व में सभी देशों में, पूरी पृथ्वी में, हर देश में जहां जहां भी शिक्षा के संस्थान होंगे, कहां के संस्थान होंगे? विज्ञान के संस्थान होंगे, संस्कृति के संस्थान होंगे, ऐसे सभी देशों में यूनेस्को उनके रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा। क्या की जिम्मेदारी निभाएगा? कौन निभाएगा? जैसे मान के चलो श्रीलंका बहुत गरीब देश है, लेकिन श्रीलंका में भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है। अब श्रीलंका उसका संरक्षण नहीं कर पा रहा, उसके पास अपने भूखों का पेट भरने के लिए तो पैसा नहीं है, वो कैसे उसका तो यूनेस्को बोला तुम्हारे पास भैया पैसा नहीं है, हम संरक्षण करेंगे। इसको पैसा कौन देगा? सभी दुनिया के देश देंगे। अमीर देश देंगे, गरीब देश तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन गरीब देशों में भी उनका क्या करेगा? सहयोग करेगा। चीजें क्लियर है कि नहीं है? सब देशों का, भारत, पाकिस्तान, अभी सब में समझा दूंगा ये चीज, सब देशों में संरक्षण करेगा। कौन? ये तो वैश्विक संगठन है। कैसे संगठन है? विश्व के लिए काम कर रहा है, किसी एक देश का नहीं है ये। ठीक है। अब वो जैसे शैक्षिक संस्थान हो, जैसे हमने कह दिया तक्षशिला महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ की नहीं थी, जहां चाणक्य रहते थे, जहां चंद्रगुप्त की पढ़ाई हुई। हमने नालंदा विश्वविद्यालय सुना कि नहीं सुना? दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था एक समय। उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विज्ञान के भी क्षेत्र हमने ले लिए। काय के क्षेत्र ले लिए? विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र, कल्चरल, संस्कृति से जुड़े हुए क्षेत्र। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कोई पूछे 3 कल्चरल साइट हैं, कौन सी साइट हैं? जो किसकी हैं?
यूनेस्को। ये एमपी के, अच्छा आप लोग एमपी के पेपर देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं एमपी के, ठीक। तो देखना एमपी के लिए आज ये बता रहा हूं, इस यूनेस्को भाई साहब ने एमपी में कितनी कल्चरल साइट, कल्चरल का मतलब है सांस्कृतिक धरोहर, कौन सी धरोहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई है? पहली किसको? आपके छतरपुर जिले में ही है। इसको यूनेस्को में कब सम्मिलित किया? 1900। दूसरा आपके भोपाल के पास है सांची, क्या नाम है उसका? देखो लिखने का लिखा, विश्वास समझ पे कि नहीं ये बताओ पहले। हम मंदिर जाते कि नहीं जाते? पत्थर की मूर्ति विश्वास करते कि नहीं करते? यहां जिंदा आदमी खड़ा है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जितना बोर्ड में पढ़ा रहा सब लिखवा दूंगा। हमारे यहाँ के बच्चों में एक ही कमी है बस, वो चाहते हैं सब लिखा दो, और हम भी घर में उसको रख दें साइड में बस। तो में से 2 बच्चे हैं जो घर में जाकर रिवीजन करते हैं। मैं चाहता हूँ सब दिमाग में लिखवा दूँ तो सब एक हो जाए, सबकी क्वालिटी कैसी हो जाए, ना कोई होशियार रहे ना गधा रहे, सब कैसे हो जाए। लिखने का काम नहीं, लिखने में एक होशियार हो जाता है जो पढ़ता रहता है, लेकिन मैं सब लिखा दूंगा, निश्चिंत रहिए। कल 22 तारीख है, परसों 22 तारीख है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आप भी अपने जीवन में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर लो कि बस 1-1.5 साल के अंदर नौकरी लेना है। पहले प्राण वहीं से प्रतिष्ठित होने के नहीं होने, उसमें थोड़ा बहुत जो मेरा योगदान होगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो अपना बिल्कुल निर्णय ले लो, फालतू का घूमना नहीं, मोबाइल को फेंक देना, फेंक ही देना। दूसरी चीज, दोस्ती यारी को खत्म कर देना। सुबह शाम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना। मुझ पर, अपने शिक्षकों पर, शनि सर पर, मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखना कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, और बस आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तुम खूब गोवा घूमो, खूब लक्षद्वीप, मोदी जी ने कह दिया है अभी कि लक्षद्वीप जाओ तो लक्षद्वीप जाओ, विदेश जाओ, जहां जाना जाओ, हम दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें भी तुम्हें पंचवर्षीय योजना थोड़ी ना है, हम भी तुम्हारी शक्ल देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं भैया तुम लोग जल्दी नौकरी लगाओ, देश विदेश घूमो, वहां से हमारे लिए भी कुछ 1-2 गिफ्ट लेके आओ, हमको भी खुशी होगी। फिर आओगे, मिलोगे, हम माल्यार्पण करेंगे तो हमको भी खुशी होगी, ठीक है। तो खजुराहो की स्थापना कब हुई? यूनेस्को साइट कब बनाया गया उसको? सांची को बनाया गया 1989 में। कब बनाया गया? बिल्कुल याद कर लेना है, खजुराहो, सांची, और तीसरी भीम बैठिका। कौन सा? भीम बैठका जी, सब बताऊंगा मैं, निश्चिंत रहो। थोड़ा सा 2 मिनट मुझको कंप्लीट करना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन, आई विल बी गिव द आंसर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। भीम बैठिका 2003। ओरछा सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, सांस्कृतिक संरक्षण की धरोहर। किसकी धरोहर है? इनकी पूरी जिम्मेदारी किसने उठा ली है? उनकी पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को के पास नहीं, आधी आधी जिम्मेदारी है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ओरछा की पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को की नहीं है, ग्वालियर के किले की पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को, लेकिन फिर भी यूनेस्को हस्तक्षेप करता है क्योंकि वो भागीदार है। कैसा है? लेकिन इन तीनों की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है ना, ये सांस्कृतिक धरोहर है। कौन सी धरोहर है? तो ये पेपर में पूछता रहता है खजुराहो को कब शामिल किया। इसी साल एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया कि भीम बैठिका को किस साल यूनेस्को ने शामिल किया। मेंस में, प्री तो छोड़ दीजिएगा, पै में इसी साल है क्वेश्चन। सांची, ये पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ये खजुराहो कब आया था? 1986, चाहे जब आता रहता है, ठीक है। दिए होंगे आपने पेपर, तो क्वेश्चन देखने मिले हैं आपको, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मध्य प्रदेश हो गया। अब हम इसको कैसे पढ़ें कि हमारा किसी भी पेपर में गलत ना हो, चाहे हमको ऑब्जेक्टिव पेपर देना हो, चाहे हमको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना हो, कहीं भी ये हमारा क्या ना होना चाहिए, गलत ना हो। हमको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो देखिए आज मैं इसको समझाता हूं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ठीक है। पहले तो आप इसमें शब्द गिनिए कितने, 1 2 3 4 5, और इसकी पहले हम देखते हैं स्थापना। क्या देखते हैं? इस साल जो भी एग्जाम दोगे इससे क्वेश्चन मिलेगा। क्यों मिलेगा? पहला कारण तो ये है, अभी 2024 का करंट अफेयर। दूसरा कारण मैं अभी बता रहा हूं 10 मिनट बाद।
इसकी स्थापना, डेटे में कैसे याद कराता हूं देखना, इसमें कितने अक्षर हैं? क्या हो गया भाई ये? ठीक है, आ गया है वापस। इसकी स्थापना, इसमें कितने अक्षर हैं? ये संस्था कितनी है? एक के दो? एक ही संस्था है कि नहीं? सोलह नवंबर 1900। मध्य प्रदेश में कितनी साइट है इसकी? तो इनको काय में गिना जाता है, नंबरों में गिना जाता है कि नहीं आता है? तो एक संस्थान है, शब्द कितने हैं? इसके संस्थानों को काय में गिन लेते हैं हम, नंबरों में। तो 16 1900 याद हो गई कि नहीं हो गई? क्या भूलने वाली है अभी ये? आप मुझे बताइए, नहीं भूलेगी कि नहीं भूलेगी? ठीक है, इसकी संस्थाओं को हम काय में गिन सकते हैं, नंबर में। जैसे अभी भारत में कोई पूछे कितनी यूनेस्को की साइट है, तो कितनी साइट है? मध्य प्रदेश में कितनी है? तो नंबरों में गिनते हैं, तो 16 नवंबर 1900। अब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि भाई इसका मुख्यालय कहां है? तो हर आदमी अपने जीवन में एक जगह जरूर जाना चाहता है, हैं? मुझे तो सुनने में एफिल टावर लोग देखना चाहते हैं, नहीं देखना। अच्छा, यूएसए जाना चाहते, डंकी रूट से, डंकी रूट से। डंकी पिक्चर देखी अभी आपने? नहीं देखी? शाहरुख खान की आई है ना एक मूवी। अच्छा, कितने लोग डंकी का मतलब समझे हैं अभी कि डंकी रूट का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ द पीपल यू नो अबाउट द डंकी रूट? नहीं पता? बताऊंगा, सब बताएंगे। मतलब सीधा समझ गया हूं मैं, कोरे कागज हूं। कैसे हो? कोरे कागज। 10-15 मिनट में सब चीजें क्लियर हो जाती कि स्टूडेंट कितना समझदार है। मैं आपसे इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं कि इससे मुझे आपकी आधारभूतता पता चल जाए कि आप पढ़ के कहाँ आए हो। अच्छा, नौगांव की शिक्षा 12वीं तक तो शून्य रहती है, चाहे यहाँ 99% वाले बैठे हों, तो चाहे यहाँ 60 वाले बैठे, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। 12वीं तक की यहाँ की शिक्षाएं शून्य है, तो एवरीवन इज। इसलिए मैं स्टार्ट भी कहां से कर रहा हूं? स्क्रैच, बिल्कुल। इसका मुख्यालय बेटा देखो, यहां एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कठिन हो जाता है वो हम गलत भी कराते हैं कई बार। इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहां पर है? एफिल टावर है पेरिस में कि नहीं है? फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये किसकी राजधानी है? फ्रांस देश की राजधानी है, और पेरिस में इसका क्या है? लेकिन अब पेपर में आ गया कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, और ऑप्शन में लिखा है लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन, वियना। अब लो हम कंफ्यूज हो गए, हम पढ़े कि नहीं गए। तो हमको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कहां पर हुई, मुख्यालय कहां बनाया गया। लंदन पेरिस पास ही पास है, ज्यादा दूर नहीं है, भले अलग अलग देशों की राजधानी है। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? लंदन में। लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? ये क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। अब इसकी हेड कौन है, इसकी अध्यक्ष कौन है जो इसको संभाल रही हैं? एक फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, एद्रे अजोले हैं इसके, मैं दिखा रहा हूं। देखिए सभी लोग, ये है, इनका नाम है आंद्रे अजोले। क्या नाम है? ये यूनेस्को की कौन है? अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, जो इसका पूरा कार्यवाही क्या करती हैं? संभालती हैं। ठीक है ना? महिला है, हमको याद रखना है, आंद्रे अजोले। ये इसकी क्या है? अध्यक्ष है। तो स्थापना हो गई, मुख्यालय हो गई, स्थापना कहां हुई थी? पेरिस हो गया, अध्यक्ष हो गया कौन? आंद्रे अजोले। अब हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं? हर साल क्या होता है? बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? बैठकें। किसकी? यूनेस्को की प्रतिवर्ष स्मारक संरक्षण समिति की बैठक होती है,
जिसमें बैठकर निर्णय लिया जाता है कि इस साल कौन सी नई स्मारकों को किसमें शामिल करना है। जैसे कल के दिन धुबेला को शामिल करने की बात आ जाए कि धुबेला को भी यूनेस्को में शामिल किया जाए, तो इसके लिए बैठक होगी नहीं होगी? इसलिए हर साल बैठक होती है। 2024 में ये बैठक यूनेस्को की, किसकी? यूनेस्को की बैठक पहली बार कहां पर होने जा रही है? आज तक आजादी के बाद ये बैठक अभी तक भारत में, और पहली बार ये बैठक 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कहां पर होनी है? भारत में होनी। और जब भारत में बैठक होगी तो प्रश्न तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो ये बैठक कहां पर होनी है, इसलिए डिटेल हमको पूरा पढ़ना है। चीजें क्लियर हैं? थोड़ा जल्दी से लिखो ये डिटेल, स्पीड से पहले इतना। यूनेस्को के बारे में लिखो, तो लिखने का काम जल्दी करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्यों पीछे बच्चों आप लोग? सीजीएल पीछे, जीडी, एसएससी जीडी आगे, जीडी आगे, रेलवे आगे, एवरीवन इज रिलेटेड फॉर एसएससी जीडी पीछे। बच्ची हो क्यों आप दोनों? रेलवे एंड आप लोग बैंकिंग, रेलवे, एसएससी बगल में, सीजीएल बगल में, पीएससी। लिख लिया? ठीक है, बढ़ूं आगे, इसके आगे? ठीक है, चलिए देखिए, लिखने का काम बंद, स्टॉप राइटिंग ऑन द बोर्ड। अब कोई पूछेगा कि दुनिया में कितने देश यूनेस्को के सदस्य हैं? कितने देश इसके सदस्य हैं? दुनिया में 194 देश किसके सदस्य हैं? मान के चलो आप सभी देशों के लोग बैठे हैं, एक भूटान के, एक म्यांमार के, एक नेपाल के, हर आदमी चाहेगा हमारा किसका सदस्य बन जाऊं हम, क्योंकि ये कम से कम हमारी धरोहरों की संरक्षण तो कर रहा है। हम नहीं कर रहे तो कम से कम ये तो कर रहा है। मान के चलो कल के दिन पाकिस्तान भारत पर अटैक कर दे तो यूनेस्को हल्ला करेगा कि भाई मिसाइल ताजमहल पे नहीं करना चाहिए, मिसाइल ताजमहल पे नहीं करना चाहिए, मिसाइल कहां नहीं करना चाहिए? खजुराहो में नहीं करना चाहिए। क्यों? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं। किस स्तर के? चीजें समझ क्या है? नहीं होता, आजकल सब आ गए हैं, मतलब ये तो कहने वाली बात हो गई। वो चाहे तो बात ना माने, लेकिन फिर भी एक विश्व दबाव पड़ेगा उस पर। कौन सा दबाव पड़ेगा?
इसको बोलते हैं एक वर्ल्ड लेवल का प्रेशर। अमेरिका जब प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे कि नहीं डालना है, तो अमेरिका से पाकिस्तान घबराएगा नहीं क्या? मतलब पाकिस्तान वहां पे अटैक। इसलिए हर देश चाहता हम किसके सदस्य हों, कम से कम हमारी। अच्छा, ये इससे लाभ भी तो है। खजुराहो में कितने विदेशी आते हैं, उससे पैसा नहीं मिलता है। सांची जाते हैं, उसमें क्या मिलता है? मतलब भारत के पर्यटन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो ये हमारे देश के केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले संस्थान भी है कि नहीं है? कितने सदस्य देश हैं? चलो मैं आपको आज एक स्टोरी और सुनाता हूं, जिस कारण भी यूनेस्को इंपॉर्टेंट है। पहले तो यूनेस्को इसके वजह से इंपॉर्टेंट हो गया कि इस साल पेपर में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और समझना, मैं क्लास में पढ़ाऊं, पढ़ाने के बाद जब टॉपिक आप कॉपी में लिख लो, तो आपको भी अपनी संतुष्टि मुझे देनी है कि नहीं सर हम संतुष्ट हैं, जितना आपने पढ़ा दिया इससे हमें पूरा विश्वास हो रहा है खुद पढ़ के भी कि यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाएगा पेपर का। जब कोई क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं तो हमको उसकी सुंदरता खुद पता चलने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखना भाई, हुआ क्या। अच्छा, यूनेस्को परेशान तो करता ही है। कैसा परेशान करता है? एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर। जैसे मान के चलो हम खजुराहो का अच्छे से विकास ना करें तो कौन हमको परेशान करेगा? यूनेस्को हमसे कहेगा कि भैया थोड़ा जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। ऐसे ही यूनेस्को ने 2018 में अमेरिका से कह दिया। किससे कह दिया? अमेरिका से कहा कि भैया तुम अपने यहाँ के स्मारकों की सुरक्षा से अच्छे से नहीं कर रहे हो। अमेरिका कह रहा तुम्हारी ऐसी तैसी कैसे नहीं कर रहे हैं हम यार, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ही के द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ, क्योंकि यूएन के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अमेरिका। हम ही से द्वारा तुम निकले, हम ही तुमको सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे हो, तुम किसको होशियारी दिखा रहे हो? 2018 में अमेरिका ने यूनेस्को से इस्तीफा दे दिया। किससे इस्तीफा दे दिया? बोले जाओ तुम, हम अपने स्मारकों का संरक्षण स्वयं कर सकते हैं। अच्छा, अब बाप ने इस्तीफा दिया तो बेटा कैसे पीछे हटता? बेटा है इजराइल। कौन है? अमेरिका ही द्वारा इजराइल का स्थापना करवाई गई थी पूरी सुरक्षा। तो बेटा ने भी कहा कि पिताजी तो चल दिए, तो हम भी किससे इस्तीफा देंगे अब? तो अमेरिका ने भी दिया और किसने दिया? जब दोनों ने इस्तीफा दिया तो दो लोग कैसे हो गए? 195 सदस्य थे, कितने बचे? 194। लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में, कब? अभी 15-20 दिन पहले अमेरिका पुनः, अमेरिका नहीं गड़गड़ाया। कौन गड़गड़ाया? कि भैया आ जाओ, पैसा तो आप ही देते हो हमें। जैसे भारत के स्मारकों का संरक्षण करना है, 194 देशों में सबसे ज्यादा फंडिंग कौन देता है इसको? यूएन के संस्थानों को अमेरिका। कौन देता है? तो यूनेस्को ने हाथ जोड़े किसके? कि भैया यार ऐसा नहीं करो यार, विश्व में हमारी बेइज्जती हो रही है, पैसा नहीं बचेगा, हमारी संस्था बर्बाद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो अमेरिका बोला चलो ठीक है हम आपकी मानते हैं। तो अमेरिका पुनः किसका सदस्य बन गया? तो ये तीसरा कारण है कि 2024 में आने वाले एग्जामों में किसकी महत्वता बढ़ गई? पहले इसके कारण, एक और कारण है, चौथा कारण सुनिए कि क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है। अभी हाल ही में 2023 में कर्नाटक के, कहां के में एक जगह है होयसल। कौन सी जगह है? कर्नाटक में कौन सी जगह है? होयसल। तो होयसल में मंदिर हैं। क्या है? आज घर में जाना और मोबाइल पर सर्च करना होयसल टेम्पल्स, होयसल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो ये कहां पर दिखेंगे? इनको भारत की 42वीं कौन सी यूनेस्को साइट बनाया गया है। कौन सी साइट बनाया गया है? जैसी हमारी खजुराहो है, जैसी सांची है, जैसी भीमबेटका, ऐसी कौन से नंबर की बनी है? तो 2023 में 42वीं कल्चरल साइट के रूप में किन मंदिरों को जोड़ा गया है? होयसल मंदिर। अब राम मंदिर बन जाने तो राम मंदिर भी किस में जुड़ेगा? यूनेस्को में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, है कि नहीं है? तो ये चीजें समझ में आई। ये कौन सा बिंदु हो गया? चौथा। ये 4 बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि इस साल हम पेपर में किसको छोड़ के नहीं जा सकते। अब कोई कहे WTO को छोड़ जाओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, WHO को छोड़ जाओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, लेकिन किसको नहीं छोड़ सकते?
कोरोना काल में किसको नहीं छोड़ सकते थे? तरीके समझ में आ रहे हैं? सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? देखो मेरा काम, टीचर का काम है बच्चों के अंदर दिमाग का विकास करना। हम तो आपको 1 साल ट्रेन करेंगे, ये चीजें ज्ञान आपको जिंदगी भर काम आएगा। कल के दिन आप बड़े होंगे, माँ बाप बनेंगे, आपके ही बच्चे होंगे, आप उनको कैसे शिक्षा देंगे कि क्या पढ़ना है? तो आज ऐसा पढ़कर ये चीजें केवल आज के काम की नहीं, आज से 15-20 साल भी आपके बाद जीवन में ये चीजें क्या आएंगी? काम आएंगी। जब आपके बच्चे भी एग्जामिनेशन की ओर बढ़ रहे होंगे, तुम तो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये ज्ञान उनके लिए काम आना चाहिए। तब तो हम कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, नहीं तो धरती पे ना हम कुछ कर रहे हैं, तुम नौकरी के बाद तनख्वाह तुमको मिलना है, यहाँ पढ़ा के पैसा हमको मिलना है, पैसे ही पैसे से काम नहीं चल रहा है। हम भी इस प्रकृति को कुछ दें जो प्रकृति हमको इतना सब दे रही है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आगे बढ़ते हैं। तो लंदन 2023 में इसका नया सदस्य कौन बन गया? या नया नहीं कहना चाहिए, अमेरिका पुनः इसका क्या बन गया? सदस्य बन गया। चीजें क्लियर? अब आगे देखिए, जब इसकी बैठक कहां पर होनी है? भारत में। तो यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि कौन है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। उनका नाम है विशाल वी वर्मा। क्या नाम है? ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। कैसे प्रतिनिधि हैं? स्थायी प्रतिनिधि हैं। कोई पूछेगा भारत में कितनी यूनेस्को की साइट है? कितनी? मध्य प्रदेश में यूनेस्को की कितनी साइट है? कौन कौन सी? खजुराहो, बहुत बढ़िया, सांची, और तीसरी भीमबेटका। आप ही बोलिए खजुराहो कब शामिल किया गया? 1986। सांची 1989, 2000। बस यही प्रतिभागिता आपकी चाहिए है, समझ में है ना? यही प्रतिभागिता आपको मुझको चाहिए है, ठीक है ना? कि आपको यही की यही चीज याद होने लगे। और अभी 42वें नंबर की कौन सी जोड़ी है? होयसल के मंदिर कहां पर है? कर्नाटक। जल्दी से कॉपी में स्कोर उतार दो अलग। अच्छा, गलत कुछ नहीं लिखना, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? गलत नहीं लिखना लेकिन। चलिए, लिख लिया सभी ने? चलिए आगे। अच्छा, होयसल के मंदिर 2023 में जोड़े हैं। कब जोड़े हैं? 2023। अब आपको ये विश्वास हो रहा है कि यूनेस्को से कोई प्रश्न आएगा तो आप उसके सॉल्व करने लायक है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अभी एक प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, सुनिए, कि भारत कब यूनेस्को का सदस्य बना? भारत, अब बताइए, आप इसमें से कहीं लिखा है क्या भारत कब बना? 2024 में? चलिए आंसर मैं ही बता दे रहा हूं। स्थापना कब हुई? बस 1 साल बाद। कब बना? 1900। ठीक है, लिख लीजिए। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? नोट डाल के लिखना, नीचे नोट डालकर। 1946। अच्छा सुनिए, अब आपको एक काम करना है, आज घर में एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, इससे जुड़ा हुआ।
आज आपको घर पे जाना है, गूगल देवता खोलने हैं, और गूगल देवता खोलने के बाद डाल देना है भारत में यूनेस्को की साइट है। ये मेरा काम था पढ़ाना, घर का काम आपका है। क्या डाल देना है? भारत में प्रमुख यूनेस्को साइट। तो सुनो, कौन कौन सी देख लेना है। 1986 में 4 साइटें जुड़ी थी। कितनी साइटें जुड़ी थी? सॉरी 1983 में। कब? सबसे अच्छा 1983 कैसे याद हो जाएगा? 1983 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी, पहली बार जीती थी कि जीती थी? बस इससे याद हो जाएगा कि इस समय 4 साइटों को जोड़ा गया था। वो आप 42 की 42 साइटें लिख लेना, ठीक है? उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, कहाँ है, कैसी है, ये आप इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलिए, अगर नहीं कर पाओगे तो कल मैं यहीं पर बोर्ड में आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है? अब मैं आज दूसरा करंट अफेयर ले रहा हूं। चलिए आगे बढ़ो। हेड डालिए, भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अरे ये अपने को जैसे ऊपर सेकंड स्लाइड पे जाना है। अच्छा, इससे ये ऐड से, चलिए ठीक, बस हो गया। भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार। भारतीय राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार। हर साल यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर साल किसी ना किसी को दिया जाता है। अब यहां हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं पहले तो, कि 2024 में इसका नाम भी बदल गया। सुनना, उन्नीस सौ 91 में यह विचारधारा आई कि भाई हर साल देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? आप मुझे बताइए कि हम खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? पहले एक मुहावरा चलता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आजकल ऐसा नहीं है, खेलोगे कूदोगे तब भी क्या बनना है? नवाब बनना है। क्यों? आज भारत सरकार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चालू हो गए ना। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश, खेलो मध्य प्रदेश चालू हो गया है। खेलो कबड्डी प्रो लीग चालू हुई है, आईपीएल चालू हुआ। ये सब प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? जैसे मैं अच्छा खेलता हूं तो मुझे ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। क्या दे रहा है? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को मैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और आगे चलकर किस स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का क्या कर सकता हूं काम, जिससे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिलेगा, हमको भी गौरव मिलेगा, माता पिता को भी गौरव मिलेगा। इसके लिए 1991 में एक पुरस्कार चालू हुआ, जिसका नाम क्या था? 91 में क्यों चालू हुआ? क्योंकि 1989 में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? हमारे मन में बहुत संवेदनाएं थी, राजीव गांधी के प्रति हम आंसू बहा रहे थे, ये सब दुनिया भर की चीजें। तो उनके नाम पर हमने ये पुरस्कार चालू कर दिया। कब? मोदी जी ने कहा यार ये राजीव गांधी के नाम पे क्यों है? क्या आवश्यकता थी? राजीव गांधी कौन से खिलाड़ी थे? कोई खिलाड़ी थे क्या? खेल पुरस्कार देना है तो किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर किसके नाम पर? ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार रख दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार। तो ये पेपर में आ सकता है कि इसका नाम कब बदला गया। क्लियर? अच्छा, मेजर ध्यान के आगे चंद्र लगा है। इस चंद्र का क्या मतलब? क्या इनका नाम था चंद्र? जी नहीं, चंद्रमा की रोशनी में चांदनी रात में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। क्या करते थे? इसलिए इनके नाम के आगे क्या लग गया? तो ये मेजर थे। क्या थे? हमारी इंडियन आर्मी में क्या थे? और इन्हीं के एक भाई थे रूप सिंह। क्या नाम था उनका?
जिनका नाम है कैप्टन रूप सिंह। क्या नाम है? ये भी आर्मी में थे। वो इनके नाम का स्टेडियम बना हुआ है कहां पर? जहां पर क्रिकेट होता है, हॉकी नहीं होती। क्या होता है? पहले क्या होती थी? संबंध कहीं दूर से नहीं है, हमारे झांसी से है। कहां से है? ठीक है ना, झांसी के दो वीर हैं, रानी लक्ष्मीबाई, और दूसरे वीर कौन है? एडोल्फ हिटलर से भी मिलने और उसके जर्मनी में खेलने गए थे कौन? हमारे ध्यानचंद। ओलंपिक में भारत को 1934, 1938 इसके गोल्ड दिलाने का काम भी किसने किया? मेजर ध्यानचंद। इतने बड़े व्यक्ति थे। आज हम हॉकी का मैच देखते हैं तो उसमें 2 गोल 3 गोल, इनके जमाने में होते थे 20 गोल। पता चला हॉकी में स्टिक में गेंद मिल गई तो छूटी नहीं, सीधी जाके कहां गई? गोल में। इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिशियन ऑफ हॉकी कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं हॉकी के? तो इनका नाम कब आया? ये कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी, बहुत रोए, बोले हमारे पापा का नाम हटा दिए राहुल गांधी, बोले नाराज हो गए। ठीक है, क्यों? हटना ही चाहिए था, स्वाभाविक सी बात है। पूरे देश को खुशी हुई। कम से कम किसको सम्मान मिला यहां पर? ध्यानचंद जी को सम्मान। अब 2024 में ये मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को मिला है। सात्विक साईराज, एक ही नाम है ये, रैंकी रेड्डी, एक ही नाम है, सात्विक साईराज रैंकी। तो दूसरा लड़का है चिराग शेट्टी। क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों लड़के बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आप लोग भी घर में बैडमिंटन खेलते होंगे। ऐसा शटल होती है कि नहीं होती है? ये इस टाइप की। तो ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं और ये मिक्स्ड खेलते हैं, डबल, सॉरी मिक्स नहीं, डबल्स खेलते हैं। कैसा खेलते हैं? दोनों एक तरफ, 2 टीम दूसरी आती है। आपने देखा है? आपने बैडमिंटन का ग्राउंड देखा है कि नहीं देखा है? उसमें 2-2 लोग भी खेलते हैं, 1-1 लोग भी खेलते हैं। तो डबल्स वाले खिलाड़ी हैं और ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है इस साल? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चीजें क्लियर हो गई? 2023 में किसको दिया गया था? बस 2 साल का याद कर लो, 23 अभी चल रहा है ना, क्योंकि खत्म हुआ है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। तो शरत कमल अचंता। पिछली साल एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया 2 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। शरत कमल अचंता ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस। इनको दिया गया। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये 2 लोगों को ही दिया जाता है? जी नहीं, चाहे 1 को दे दो, चाहे 2 को दे दो, चाहे 10 को दे दो, चाहे 15 को दे दो, वो सरकार का काम है। ये फिल्टर का काम कौन करती है? सरकार। कि हमको कितने लोगों को पुरस्कार देना, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, किसकी है? एक साल 2021 में 5 लोगों को दिया गया था, इस साल 2 ही लोग मिले। पैरामीटर क्या है? क्या पैरामीटर है? हम तो कहते हैं भाई इनको भी देना चाहिए, गांव में कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हो, इनको देना चाहिए। तो ये नहीं है। पैरामीटर इसका है ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 4 वर्षों में कम से कम राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। कम से कम कितने साल तक? जब आप 4 साल तक लगातार बहुत अच्छा खेलेंगे तब भारत सरकार आपको कौन सा पुरस्कार देगी? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो देखो, अगर ये करंट अफेयर है तो करंट अफेयर में हमको पहले तो ये पता होना चाहिए पुराना नाम क्या था इस पुरस्कार का, और ये पुरस्कार स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? स्थापना 91-92। अच्छा, कलर भी चेंज हो जाएगा ना इसका, तो ठीक है, जहां से भी आएगा उसको बाद में देखेंगे अपन। कहीं ना कहीं तो कलर निकलता ही होगा साइड से। कहां से निकलेगा? इधर से। अरे ठीक है ठीक है, अपन फोकस करते हैं अपने उस, जहां से आता रहेगा कलर उसका काम है। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991। हमने 2023 का पढ़ लिया, 2024 का पढ़ लिया। अब हमारे लिए पहला भी इंपॉर्टेंट हो, फर्स्ट, यानी पहली बार 1991-92 में ये पुरस्कार किसको मिला था? तो सभी लोग जानते हैं चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? नाम सुना ना, चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन
नाथन आनंद, इनको दिया गया था 1991-92 में ये पुरस्कार, ठीक है ना। तो पहला पुरस्कार पढ़ लिया और 2024। अब यहां एक चीज और महत्वपूर्ण है, पुरस्कार राशि क्या इंपॉर्टेंट है। अब भाई पुरस्कार मिलेगा और तुमने हमको चॉकलेट पकड़ा दी, शील्ड पकड़ा दी, तो काम थोड़ी चलेगा। काय चाहिए, नौकरी मिली तो क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो निकाल के बाहर, क्या मतलब है उसका। तो पैसा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि लिखा है पुरुषार्थ चतुष्टय में जीवन में 4 चीजें जरूरी हैं, धर्म, अर्थ, काम और क्या, ये तो हमारे सिद्धांत कह गए। तो धर्म से जीवन जीना, नैतिक तरीके से जीवन जीना, जितनी आवश्यकता है उतना धनराशि भी उपलब्ध हो जाए। जैसे नौगांव छतरपुर जाना तो बस का किराया तो देना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। काम, एक नई संतति को जन्म देना जिससे हम एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। और नेक्स्ट क्या है, मोक्ष, ईश्वर में अपना संपूर्ण ध्यान विसर्जन कर देना। इनको बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। क्या कहलाते हैं ये, महर्षि मनु ने इसका ज्ञान दिया है। किसने दिया है, महर्षि मनु ने। तो हम काय में लगे हैं, ये छोड़ दिया हमने, हम लगे हैं धर्म छोड़ा, उसके पहले आया काम। क्या आया, आजकल के युवा नौटंकी करते फिरते, यहां वहां घूमते फिरते करते हैं नौटंकी, ये मोबाइल वाली। क्रोध, क्या करेंगे, माता पिता पे गुस्सा करेंगे। लोभ, किसी का कुछ उठा के ले जाएंगे। और मोह, काम, क्रोध और लोभ और मोह में फंस गए, मूल सिद्धांतों को छोड़ के इन सिद्धांतों पे आ गए। ये 4 सिद्धांत थे जीवन जीने के, लेकिन किस पे पड़ गए, जीवन क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। कहां से योग्यता आएगी। कहते हैं एक अच्छी संतान तभी उत्पत्ति होगी जब माता पिता भी तो योगी हो। माता ही पिता ढोंगी है तो संतान तो लोफड़ पैदा होना है कि नहीं होना है। तो जब माता पिता योगी होंगे तो संतान भी कैसी होगी, योगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो पुरस्कार राशि पर थे, काय पे थे। तो पुरस्कार राशि 1991-92 में दी जाती थी 1 लाख रुपए। कितनी दी जाती थी, तो वर्तमान में दी जाती है 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है, 25 लाख। कितनी दी जाती है। तो भाई ये पूरा ज्ञान हमको किसका मिल गया, ऐसा पढ़ा जाता है। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं कि बोले 2024 में किसको मिला, सांत्विक साईराज रेड्डी उछला, ये सब कोई पढ़ेगा। लेकिन इतना वही बच्चा पढ़ेगा जिसको आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता हो, पेपर की फिलॉसफी को जो समझता हो। तो इसी में जीके भी हो गया, जीएस भी हो गया, और क्या हो गया, करंट। तो आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद हम कल 3:30 से 4:30 फिर मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। एस वी होप कि समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक। अच्छा, मैं क्लास में जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसको क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। क्या, सभी प्रकार के खेल, सभी प्रकार के जितने भी खेल, सभी जितने भारत में खेल होते हैं दुनिया में, सभी प्रकार के खेल। हाँ, बंद करो।